Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. So हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, एक नई सीरीज़ स्टार्ट किया, नई प्लेलिस्ट स्टार्ट किया. ये बेस्ड है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पे. ओके तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूरोपियन इंडिया में क्यों आए और वास्को द गामा कैसे कैलिकट पहुंच गए, है ना. आज हम बात करेंगे उस यूरोपियन पावर की जिसने ना सबसे पहले इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाया. पोर्तुगीज़ के बारे में बात करेंगे और लेक्चर के एंड तक आप समझ जाओगे कि पोर्तुगीज़ ना इतनी तेज़ी से राइज कैसे किए और फिर डिक्लाइन क्यों हो गया, है ना. सो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर किसी मार्केट में सबसे पहले कोई कंपनी एंटर करे तो उसको क्या एडवांटेज मिलता है? कस्टमर, ब्रांड, वैल्यू एंड मार्केट कंट्रोल का, है ना. बिल्कुल वही एडवांटेज ना पोर्तुगीज़ को मिला. 1498 में वास्को द गामा इंडिया पहुंच गए, है ना, और पोर्तुगीज़ इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने वाले पहले यूरोपियन बन गए. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वास्को द गामा का. 1498 में ये इंडिया में आए. सो 28 मई 1498 में वास्को द गामा कैलिकट कोझिकोड पहुंचते हैं. ठीक है, ये इवेंट ना इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है. क्यों? क्योंकि ना पहली बार यूरोप और इंडिया के बीच में डायरेक्ट सी रूट स्टैब्लिश हुआ. इमेजिन कीजिए कि आज कोई कंपनी डायरेक्टली फैक्ट्री से ना कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने लगे और सारे जो बीच के जो मिडल मैन है ना वो हट जाएं, तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा. एग्जैक्टली वही पोर्तुगीज़ के साथ हुआ. उन्होंने ना अरब ट्रेडर को बाईपास कर दिया और फिर वो खुद पहुंच गए इंडिया. सो रिमेंबर वास्को द गामा रीच्ड कैलिकट इन 1498. ओके, अब ना बात करते कैलिकट एंड ज़मोरियन के बारे में एक बार. सो सवाल आता है कि वास्को द गामा को इंडिया में रिसीव किसने किया? ज़मोरियन ने. ज़मोरियन कैलिकट का रूलर था. कैलिकट ना मालाबार कोस्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट थे. अरब ट्रेडर्स पहले यहाँ पे एक्टिव थे. इनिशियली ना ज़मोरियन ने पोर्तुगीज़ को ट्रेड करने दिया, ठीक है, लेकिन जब पोर्तुगीज़ ना मोनोपोली चाहने लगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. सो जैसे एक एग्जांपल लो, एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अगर एक नया शॉपकीपर मार्केट में आए और कहे कि सिर्फ मैं ही बेचूंगा, बाकी सब बंद करो, तो नेचुरली ना टेंशन होगी. वही अरब ट्रेडर्स और पोर्तुगीज़ के बीच में हुआ. ठीक है, अब आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडिया के बारे में बात करते हैं. सो पोर्तुगीज़ ट्रेडर से ना पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर की तरफ बढ़ने लगे, ट्रेड से पॉलिटिक्स तक, है ना. 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडिया इंडिया के जो है पहले पोर्तुगीज़ वाइसराय बने. उसका गोल क्या था कि ट्रेड रूट को ना मिलिट्री प्रोटेक्शन देना. उसने फोर्ट बनवाया, नेवल बेसिस इस्टेब्लिश किए, पोर्तुगीज़ शिप को ना स्ट्रॉन्ग बनाया. यहीं से पोर्तुगीज़ एम्पायर का रियल फाउंडेशन स्टार्ट हुआ. सो एग्ज़ाम फैक्ट कि फ्रांसिस्को द अल्मेडिया फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसराय थे इंडिया के. ओके ना, ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रांसिस्को द अल्मेडिया ने इंट्रोड्यूस किया ब्लू वाटर पॉलिसी. नाम सुन के लग रहा है कि फैंसी पॉलिसी है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. ब्लू वाटर यानी सी और रेड वाटर यानी लैंड, है ना. तो अल्मेडिया का मानना था कि लैंड कैप्चर करने की जगह सी कंट्रोल करो, क्योंकि ना जिसने समुंदर कंट्रोल कर लिया उसने ट्रेड कंट्रोल कर लिया. सो जैसे आज के एग्जांपल से अगर हम समझें तो आज इंटरनेट कंट्रोल करने वाली कंपनी पावरफुल होती है और उस ज़माने में सी रूट कंट्रोल करने वाले पावरफुल होते थे. सो पोर्तुगीज़ ने नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाया और इंडियन ओशन ट्रेड पर डोमिनेंस स्टैब्लिश किया. ओके, अब बात करते हैं अल्फोंसो दी अल्बुकर्क के बारे में. सो अगर अल्मेडिया ने फाउंडेशन रखी तो अल्बुकर्क ने बिल्डिंग खड़ी की. ये पोर्तुगीज़ हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट गवर्नर माना जाता है. इनका मेजर अचीवमेंट था गोवा कैप्चर करना 1510 में. गोवा को ना बीजापुर सुल्तान से जीता. बाद में गोवा पोर्तुगीज़ कैपिटल बना. मलक्का कैप्चर्ड हुआ 1511 में. मलक्का एशिया के ट्रेड रूट का इम्पॉर्टेंट सेंटर था. ओके, ऑरमुज कैप्चर किया 1515 में. मतलब पर्शियन गल्फ ट्रेड पर ना कंट्रोल मिल गया. सवाल आता है स्टूडेंट, आप सोचिए कि गोवा, मलक्का और ऑरमुज को कनेक्ट करिए, क्या कॉमन है? तीनों ना मेजर ट्रेड सेंटर थे और इसीलिए अल्बुकर्क जो थे ट्रेड एम्पायर बिल्ड कर रहे थे. सो रिमेंबर अल्फोंसो द अल्बुकर्क जो थे रियल फाउंडर थे पोर्तुगीज़ पावर का इंडिया में. ठीक है, अब बात कर लेते गोवा
इन्होंने गोवा को कैपिटल बनाया उसके बारे में। सो 1530 में ना गोवा पोर्तुगीज़ इंडिया की कैपिटल बनी। गोवा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं था, ये था ट्रेड सेंटर, नेवल बेसिस, मशीनरी सेंटर, कल्चरल हब। आज भी ना गोवा पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर और कल्चर में दिखता है। अगर आप जाओ तो दिखेगा, लगेगा ऐसे कि पोर्तुगल आ गए हो, कहीं कहीं कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोर्तुगल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पोर्तुगीज़ इंडिया को ना गवर्न कैसे करते थे। इस्तादो द इंडिया, पोर्तुगीज़ ना टेरिटरीज़ को कलेक्टिवली कहा जाता था, पोर्तुगीज़ टेरिटरीज़ को इस्तादो द इंडिया। इसका ना हेड होते थे वाइसरॉय जो गोवा में रहते थे, उसके नीचे गवर्नर, कैप्टन और फैक्टर्स और भी और सब होते थे। यानी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की डेवलप की गई थी। ओके, इम्पॉर्टेंट पोर्तुगीज़ सेंटर्स की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी जगह कैप्चर किए थे या कहाँ कहाँ इनका फैक्ट्री था ये बोल लो। सो गोवा में, कोचीन में, दीव में, दमन में, बसीन एंड चौल में। तो इन सारी जगह ना, ये सारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, इन सब जगहों पे इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया। क्यों नहीं गए मिडलैंड में? बिकॉज ऑब्वियसली ये सी रोड से आते थे, नज़दीक होता था और सब कुछ ट्रेड अच्छी होती थी, है ना। इनकी रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं तो अब पोर्तुगीज़ के ना सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। पोर्तुगीज़ ना जेलस क्रिश्चियन थे, मतलब ऐसा बोल सकते हो, ऑब्वियसली आप ये लिख नहीं सकते हो समझने के लिए। उन्होंने ना क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने की कोशिश की। सैंट फ्रांसिस जेवियर जो थे 1542 में इंडिया आए, मिशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की, चर्चेज़ और स्कूल इस्टेब्लिश हुए। गोवा इंक्विजिशन 1560 में, ये ना रिलीजियस कोड था, नॉन क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, फोर्स्ड कन्वर्जन भी हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि लोकल पॉपुलेशन में ना एक अलग सी रिजेंटमेंट बढ़ा और यही बाद में ना पोर्तुगीज़ डिक्लाइन का एक रीज़न बना। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं पोर्तुगीज़ के बारे में कि पोर्तुगीज़ जो है, सवाल आता है कि पोर्तुगीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या था। सबसे पहले ये फर्स्ट यूरोपियन थे, है ना, इंडिया तक सी रोड से पहुंचने वाले पहले यूरोपियन थे। दूसरा, इंडियन ओशन ट्रेड, यूरोपियन नेवल पावर का बिगिनिंग था यहाँ से। कॉलोनियलिज्म, इंडिया में ना यूरोपियन कॉलोनियल एरा की शुरुआत, और इन्होंने ना फ्यूचर यूरोपियन पावर के लिए रास्ता खोला, ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, पोर्तुगीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सो इंडिया को ना यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट किया, ठीक है। नए क्रॉप्स लाए पोर्तुगीज़, जैसे कि अभी अगर आपसे कोई पूछे कि आलू, मिर्ची और क्या बोलते हैं उसको, काजू, पाइनएप्पल, ये सब कहाँ का है, तो आपको लगे अरे मैं तो घर पे खा रहा हूँ तो मतलब इंडिया का ही होगा। नहीं, पोर्तुगीज़ ना बहुत सारे क्रॉप इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि पोटैटो, आलू, टमाटो, टमाटर, चिली, मिर्च, टोबैको, कैश्यू, काजू, पाइनएप्पल, अनानास। सो ये सारे जो आप अभी खाते हो अपने घर में, ये सब पोर्तुगीज़ ने वहाँ से लाया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। सो एक एग्जांपल, जैसे आज अगर आप दिल्ली या मुंबई में आलू की सब्ज़ी या मिर्ची खा रहे हो तो वो इनडायरेक्टली ना पोर्तुगीज़ की वजह से है, बिकॉज उसने ही इंट्रोड्यूस किया था ये, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 1556 में ना, गोवा में इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुआ। आर्किटेक्चर की बात कर ले तो बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, चर्च आर्किटेक्चर, इंडो पोर्तुगीज़ स्टाइल, ये सारे इन्होंने बनवाए और स्टार्ट करवाया। लैंग्वेज जो है, कई पोर्तुगीज़ वर्ड ना इंडिया में लैंग्वेज में आ गए हैं, जैसे है ना मेसा, अलमारी, है ना, साबुन, बाल्टी, ये सारे माना जाता है कि पोर्तुगीज़ के प्रोनाउंसिएशन है। अब थोड़ा इस पर देखना पड़ेगा कितना सच्चाई है। नेविगेशन की बात करें तो सिर्फ ये जो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन टेक्निक इन्होंने जो है इम्प्रूव करवाया, ठीक है। सो बात कर लेते हैं कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, मतलब अगर ये इतना सब कुछ कर रहे थे तो इनका डिक्लाइन कैसे हो गया, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, इतना पावरफुल एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ। सबसे पहले ना स्मॉल टेरिटरी, इनके ना रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पॉपुलेशन कम थी। दूसरा, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ना वीक होता गया।
ऑफिशियल्स करप्ट होते गए। तीसरा रीज़न ये है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये लोग ना बहुत रिलीजियस इंटॉलरेंट थे, इनको बस क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी थी, अदर रिलीजन को आपको ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। और यही बेनिफिट ने जो है इंग्लिश को यहाँ पे स्प्रेड होने में हेल्प किया, बिकॉज इंग्लिश ने ये समझ लिया था कि आपको यहाँ अगर रूल करना है तो आपको यहाँ के भी ट्रेडिशन कस्टम को रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। डच के चैलेंजेस शुरू हो गए थे, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई। डच नेवी स्ट्रॉन्गर थी, ट्रेड नेटवर्क बेटर था और उन्होंने पोर्तुगीज़ को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। फिफ्थ है इंग्लिश का भी चैलेंज स्टार्ट हो गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बेटर ऑर्गेनाइजेशन थी एंड ग्रेजुअली पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस रिड्यूस होने लगे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ना मुग़ल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था इनका। मुग़ल और पोर्तुगीज़ के रिलेशन ख़राब हुए। 1612 में ना जहांगीर ने ना बसीन पर अटैक कर दिया, पोर्तुगीज़ अथॉरिटी वीक होने लगी उसके बाद। तो ये सारे रीज़न थे। ओके, लेट्स क्विकली रिवाइज थ्रू द टाइमलाइन। ओके, सो 1498 में वास्को द गामा कैलिकट आते हैं। 1505 में कोचिन कैप्चर कर लेते, वो तो ठीक है। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीरिया आते हैं, वाइसरॉय बनते, फर्स्ट बिकेम वाइसरॉय। 1510 में जो है एल्बुकर्क जो है गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। 1511 में मलक्का कैप्चर हो जाता है, ठीक है। 1515 में ऑर्मूज़ कैप्चर कर लेते हैं। 1530 में गोवा जो है कैपिटल बन जाती है पोर्तुगीज़ रूल का। ओके, 1560 में इंक्विजिशन इस्टेब्लिश होता है गोवा में, गोवा इंक्विजिशन होता है। एंड 1612 में मुग़ल चैलेंज इंटेंसिफाई हो जाता है पोर्तुगीज़ के साथ, बिकॉज मुग़ल कैप्चर कर लेता है बसीन को। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी बनता है इनके डिक्लाइन का। सो इफ वी क्विकली रिवाइज, तो वास्को द गामा रीच्ड कैलिकट इन 1498। ओके, जुमेरियन रूल्ड उस वक्त कैलिकट में था और उन्होंने इसको रिसीव किया। अल्मीरिया की बात कर लें, सो इन्होंने फर्स्ट वाइसरॉय थे पोर्तुगीज़ के। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया इन्होंने, मतलब कंट्रोल द सी। ओके, एल्बुकर्क कैप्चर किए गोवा को 1510 में, राइट। एंड देन इस्तादो द इंडिया, मतलब पोर्तुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में स्टार्ट हुई, ठीक है। पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया पोटैटो, टोमेटो, ये सारी चीज़ें, कैश्यू नट्स, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें। एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से जो है इनका थोड़ा सपोर्ट वीक हुआ। उसके बाद धीरे धीरे डच आई, इंग्लिश, मुग़ल चैलेंजेस पोर्तुगीज़ पावर को डिक्लाइन करने में एक रोल प्ले किया। ओके, सो कमेंट करके बताइए कि पोर्तुगीज़ डिक्लाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था। क्या वो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, डच चैलेंज थे, या इंग्लिश चैलेंज था, या फिर उनका खुद का वीक एडमिनिस्ट्रेशन था। अपना आंसर ज़रूर बताना आप। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे डच इन इंडिया, डच कैसे आया यहाँ पे। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो